हमने देखा राजपूत काल में किस प्रकार से गुर्जर प्रतिहार प्रारंभिक वर्षों में देखेंगे, गुर्जर प्रतिहारों ने अपना डोमिनेंसी उत्तर भारत में रखा और फिर साथ में त्रिपक्षीय संघर्ष भी किया। अंततः त्रिपक्षीय संघर्ष में गुर्जर प्रतिहारों की जीत तो हुई, कन्नौज पर अधिकार तो किया, लेकिन इससे गुर्जर प्रतिहार काफी कमजोर हुआ और इसी कमजोरी का फायदा हम देखते हैं उनके जो सामंत थे वो धीरे धीरे स्वतंत्र होने लगते हैं। उसी में हमने देखा चौहान वंश को। अब हम देखेंगे परमार वंश। तो देखो परमार राजवंश है ना, ये भी अग्निकुंड से ही, अग्निकुल से संबंधित है। जैसे कि हमने देखा था वशिष्ठ ऋषि जो अग्निकुंड यज्ञ किया था उसमें 4 योद्धा परमार, प्रतिहार, चौहान, चालुक्य, तो परमार अग्निकुंड से संबंध रखता है। और परमारों के बारे में हमें अन्य तरह की भी जानकारी मिलती है। जैसे कि परमारों के बारे में कहते हैं कि इनको राष्ट्रकूटों ने स्थापित किया था। ऐसा कहते हैं कि जब गोविंद तृतीय, राष्ट्रकूट शासक गोविंद तृतीय ने त्रिपक्षीय संघर्ष में जब गुर्जरों को परास्त किया था, प्रतिहारों को, तो उस समय कन्नौज और मालवा क्षेत्र पर अपना डोमिनेंसी स्टैब्लिश किया था। उसी समय हम देखते हैं कि उसी समय कि ये गोविंद तृतीय ने मालवा क्षेत्र में उपेंद्र नामक व्यक्ति को स्थापित किया था। यही उपेंद्र परमार वंश के संस्थापक। तो हमें इस तरह की भी जानकारी मिलती है। वस्तुतः यह गुर्जर प्रतिहारों के ही एक सामंत थे। जब गुर्जर प्रतिहार कमजोर हुआ तो फिर मालवा के परमार स्वतंत्र हो गए। ऐसे देखें तो परमारों की कई शाखाओं के बारे में हमें जानकारी मिलती है। जैसे सबसे प्राचीन शाखा है परमारों के, तो वो है आबू, आबू के परमार, आबू के परमार। ये सबसे प्राचीन परमार शाखा माना जाता है। जब वो अग्निकुंड वशिष्ठ ऋषि ने जब के तुरंत बाद ऐसे कहते हैं कि हाँ परमार वंश की स्थापना। उसके अलावा देखिए तो फिर बाद में किराड़ू क्षेत्र में भी परमार, फिर जालोर क्षेत्र में भी एक परमार वंश, वागड़ क्षेत्र, बांसवाड़ा डूंगरपुर क्षेत्र में भी एक परमार वंश, और मालवा क्षेत्र, मालवा क्षेत्र के जो परमार थे ये सबसे शक्तिशाली। और हमारा विषय मालवा का परमार ही है, तो मालवा के परमार के बारे में आज हम देखेंगे। देखो मालवा के परमार वंश के संस्थापक उपेंद्र, इसके इनके जो स्रोत हैं देखिए इनके बारे में, इनके जो स्रोत है, स्रोत मुख्य रूप से देखें तो 2 प्रमुख अभिलेख हैं आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, जिसमें एक तो उदयपुर प्रशस्ति। ये उदयपुर प्रशस्ति, इससे हमें परमार शासकों के बारे में काफी जानकारी मिलती है। यह प्रशस्ति कहाँ है? एमपी में, मध्य प्रदेश में उदयपुर, वहां से प्रशस्ति। इसके अलावा बांसवाड़ा अभिलेख, बांसवाड़ा अभिलेख से भी हमें परमारों के बारे में जानकारी मिलती है। और कई साहित्य भी हैं जिससे हमें परमारों के, परमार शासकों के बारे में काफी जानकारी मिलती है। जैसे प्रमुख साहित्य हैं नव सहसांक चरित्र, नव सहसांक चरित्र बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है। यह न केवल परमार वंश के बारे में बल्कि संपूर्ण राजपूत काल के संदर्भ में देखें तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत है, जिसके लेखक पद्मगुप्त परिमल है। और ये पद्मगुप्त परमार शासकों के ही दरबार में दरबारी थे। इसके अलावा प्रबंध चिंतामणि, ये भी परमारों के बारे में काफी महत्वपूर्ण जानकारी देता है, जिसके लेखक है मरुतुंग, जो कि गुजरात के चालुक्य या सोलंकी वंश के दरबार में रहते थे। ऐसे कई साहित्य हैं लेकिन ये महत्वपूर्ण है। तो परमार वंश के बारे में जो हमारे पास जानकारी के स्रोत है मुख्य रूप से वो ये है। परमार शासकों के बारे में देखें, इनके राजनीतिक इतिहास के बारे में देखें तो सबसे पहले कि इनके परमार वंश मालवा के परमार, मालवा के परमार, मालवा क्षेत्र, इस वंश के पहले शासक के बारे में हमें जानकारी मिलती है उपेंद्र, उपेंद्र या कृष्णराज के रूप में इनके बारे में जानकारी मिलती है। उपेंद्र ये पहला शासक, लेकिन यह गुर्जर प्रतिहारों के अधीन ही शासन किया था। ये सामंत थे, ये स्वतंत्र शासक नहीं थे, लेकिन संस्थापक इसे ही माना जाता है। संस्थापक मालवा के परमार, इनकी मालवा के परमारों की राजधानी धार और धारा नगरी है ना। इस वंश के प्रथम स्वतंत्र शासक वो थे सियक, सियक या श्रीहर्ष। ये प्रथम स्वतंत्र शासक, प्रथम स्वतंत्र शासक, अर्थात गुर्जर प्रतिहारों के अधीनता से मुक्त हो गया होगा, श्रीहर्ष। इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है कि इसने हुणों के विरुद्ध आक्रमण किया था, हुणों को परास्त किया था।
और इनके बारे में साहित्यों से हमें पता चलता है कि इन्होंने जब हुणों को परास्त किया तो इनकी रानियां, हुणों की रानियां विधवा हो गई थी, ऐसा जानकारी हमें साहित्यों से पता चलता है। तो सियक और श्रीहर्ष, है ना, ये प्रथम मालवा के जो परमार शासक हैं उसके प्रथम स्वतंत्र शासक। इस वंश के जो प्रथम शक्तिशाली शासक देखें तो वो है वाकपति मुंज। वाकपति मुंज ये प्रथम शक्तिशाली शासक। वाकपति मुंज बहुत ही शक्तिशाली परमार वंश के। इनका समय काल लगभग 965 से लेकर 995 के बीच। वाकपति बहुत ही शक्ति, बहुत बड़ा योद्धा और बहुत बड़ा निर्माता भी था और विद्वानों को संरक्षण भी दिया था। वाकपति मुंज ने अपने राज्य के विस्तार के लिए गुजरात के चालुक्य शासक मूलराज के विरुद्ध अभियान किया था। मूलराज को परास्त किया था और कहते हैं कि मूलराज को परास्त कर इनके राजधानी अनिलवाड़ को लूट लिया था। फिर इसने मेवाड़ के गुहिल शासक शक्ति कुमार को भी परास्त किया था और इनकी जो राजधानी थी आहड़ उसको ध्वस्त कर दिया था। वाकपति मुंज। इसके समय में देखें तो वाकपति मुंज का संघर्ष कल्याणी के चालुक्यों के साथ भी रहा। कल्याणी के चालुक्य इस समय इस वंश के शासक थे तैलप सेकेंड। इसके बारे में कहता है कि वाकपति मुंज ने इस तैलप सेकेंड को 6 बार परास्त किया था। 6 बार परास्त किया, लेकिन 7वें युद्ध में खुद वाकपति मुंज परास्त हो गया था और वाकपति मुंज को बंदी बना लिया। तैलप द्वितीय ने वाकपति मुंज को बंदी बना लिया और कारागृह में डाल दिया। कहते हैं कि जब वाकपति मुंज कल्याणी के चालुक्यों के कारागृह में था, उसी दौरान तैलप द्वितीय की बहन से वाकपति मुंज को प्रेम हो गया और दोनों मिलकर ना इसकी बहन तैलप द्वितीय की बहन को भगाने में सहयोग करने लगी थी। लेकिन अचानक भातृ प्रेम, भाई का हित जाग गया और उसकी बहन तैलप द्वितीय की बहन ने अपने भाई को संदेश भेज दिया कि ये तो भाग रहा है। तो उसी समय तैलप द्वितीय ने वाकपति मुंज को पकड़ लिया और हत्या कर। तो इस तरह से तैलप द्वितीय ने 7वीं बार वाकपति मुंज को परास्त किया। तो वाकपति मुंज बहुत बड़े योद्धा, साथ ही वाकपति मुंज बहुत बड़े निर्माता भी थे। इसने मुंज नाम से सागर बनवाया था। मुंज सागर इस उद्देश्य से बनाया था, तो सिंचाई के उद्देश्य से। देखो ये कितने प्रजा हितकारी राजा था। सिंचाई के उद्देश्य से उसने मुंज सागर बनवाया था और इसने मुंज नाम से एक शहर, मुंजपुर नाम से शहर भी बसाया था। कहाँ? तो गुजरात क्षेत्र में कहीं ये शहर बसाया था, मुंजपुर नाम से। वाकपति मुंज के दरबार में कई बड़े विद्वान भी रहते थे। इन्हीं के दरबार में रहते थे हलायुध, जिसने प्रसिद्ध ग्रंथ पिंगल सुत्त वृत्ति की रचना की। पिंगल सुत्त वृत्ति। इसके अलावा धानिक, ये भी बहुत बड़े विद्वान, इन्होंने 10 रूपावलोक की रचना की। धनंजय, ये भी इनके दरबार में थे, जिन्होंने 10 रूपक की रचना की। और ऐसा कहते हैं कि पद्मगुप्त, जिन्होंने नवसहस्रांचरित लिखा है, पद्मगुप्त, वो भी इनके दरबारी विद्वान थे। तो ये प्रसिद्ध विद्वान वाकपति मुंज के ही दरबार में रहे। मालवा के प्रसिद्ध शासक परमार वंश के वाकपति मुंज, जिसने तैलप द्वितीय के साथ 6 बार युद्ध लड़ा और 6 बार तैलप द्वितीय को परास्त किया। लेकिन 7वीं बार में तैलप द्वितीय ने वाकपति मुंज को परास्त किया और बंदी बना लिया। इसी ने मेवाड़ में
आक्रमण किया था और इस समय मेवाड़ के शासक कुयल शासक शक्ति कुमार था जिसको परास्त किया था और आहड़ को ध्वस्त कर। वाकपति मुंज के बाद नेक्स्ट परमार शासक था सिंधुराज। सिंधुराज इसका शासनकाल काफी अल्प समय था, लेकिन इन्हीं के शासनकाल में पद्मगुप्त ने नव सहसांक की रचना की। नव सहसांक चरित्र की रचना, और इसी राजा को पद्मगुप्त ने नव सहसांक कहा है। नव सहसांक अर्थात पद्मगुप्त ने जो प्रसिद्ध ग्रंथ नव सहसांक चरित्र लिखा है वह मालवा के परमार शासक सिंधुराज को समर्पित है। सिंधुराज पर ही लिखा, ठीक। लेकिन इस पुस्तक से हमें राजपूत काल के अन्य राजवंशों और राजाओं के बारे में भी काफी महत्वपूर्ण जानकारी। सिंधुराज के समय हम देखते हैं कि इनके साथ भी कल्याणी के चालुक्यों का संघर्ष जारी रहता है और इस संघर्ष में सिंधुराज मारा जाता है। फिर सिंधुराज के बाद इसका भतीजा, सिंधुराज का भतीजा अगला शासक बनता है और वह बहुत ही प्रसिद्ध राजा बना इतिहास में। वो है राजा भोज। राजा भोज कहते हैं कि इसी के समय से यह कहावत प्रसिद्ध हो गई कि कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। राजा भोज का समय काल लगभग 1010 से लेकर 1055 तक। राजा भोज बहुत ही पराक्रमी शासक, बहुत बड़े निर्माता और बहुत बड़े विद्वान राजा भी थे। इनके बारे में कहते हैं कि जब इनकी मृत्यु हुई तो इनकी जो राजधानी थी धारा नगरी, जिसको इन्होंने ज्ञान का केंद्र बनाया था, कहते हैं कि इनकी मृत्यु होते ही सरस्वती जी रूठ कर चली गई, अर्थात ज्ञान विज्ञान निराश्रित हो गया, ऐसा इनके बारे में। तो राजा भोज बहुत बड़े विद्वान राजा। तो राजा भोज बहुत ही बड़ा योद्धा था। इसने अपने राज्य का विस्तार बहुत बड़े क्षेत्र में किया और इसी के समय हम देखते हैं कि इसने सबसे पहले तो कई राज्यों के साथ युद्ध किया था। सबसे पहले इसने अपने चाचा का पराजय का बदला लिया, कल्याणी के चालुक्य शासकों को परास्त किया। कल्याणी के चालुक्यों को परास्त किया। कहते हैं कि इस समय मालवा के परमारों के खिलाफ कई राजपूत शासकों ने मिलकर एक संघ बनाया था, मालव संघ। राजा भोज ने उस मालव संघ को तोड़ दिया था, मतलब संघ को परास्त कर दिया। इस समय हम देखते हैं कि इसने गुजरात के जो सोलंकी चालुक्य थे उसको भी परास्त किया, सोलंकी शासक। इस समय भीम प्रथम शासक था, उसको भी परास्त किया और इसके राजधानी अनिलवाड़ को लूट लिया था। राजा भोज के समय हम देखें तो इनकी जो ये बिहार तक अपना विस्तार कर लिया था, उज्जैन से लेकर बिहार तक का क्षेत्र इनके अधीन था और इसने मेवाड़ वागड़ क्षेत्र पर भी अपना वर्चस्व स्थापित किया। बांसवाड़ा अभिलेख से हमें ये जानकारी मिलती। इसी ने चित्तौड़ में, है ना, यह बात इससे सिद्ध होती है कि चित्तौड़ में भी इसने एक मंदिर बनाया था, त्रिभुवन नारायण मंदिर। त्रिभुवन नारायण मंदिर बनाया था। इसी मंदिर को बाद में मेवाड़ के शासक मुक्कल ने पुनर्जीवित किया था, पुनर्निर्माण किया था मुक्कल ने, त्रिभुवन नारायण मंदिर। इससे पता चलता है कि कुछ समय तक राजा भोज के शासनकाल में देखें तो चित्तौड़ भी परमारों के अधीन था। तो राजा भोज बहुत बड़े विजेता, साथ में बहुत बड़े निर्माता भी था। इसी के शासनकाल में देखेंगे तो राजा भोज ने, कहते हैं कि इन्होंने धारा में, है ना, धार जो नगरी जो इनकी राजधानी थी, हाँ, इन्होंने बहुत सारे मंदिरों का निर्माण करवाया, 84 मंदिर का निर्माण करवाया। इसके अलावा इसी ने मंदसौर में, राजा भोज ने ही मंदसौर में हिंगलाज का प्रसिद्ध मंदिर इसी ने निर्मित करा।
हिंगलाज मंदिर। राजा भोज ज्ञान विज्ञान के प्रति बहुत रुचि रखते थे। इन्होंने सरस्वती कंठावरन, सरस्वती कंठावरन के नाम से एक संस्कृत पाठशाला की स्थापना की थी। संस्कृत पाठशाला, इसी संस्कृत पाठशाला को भोजशाला के भी नाम से बाद में यह प्रसिद्ध हुआ, भोजशाला। और इसी संस्कृत पाठशाला पर बाद में तुर्कों ने आक्रमण किया और इसको मस्जिद का रूप दे दिया। इसे बाद में मस्जिद बना दिया गया। काफी समय तक, अभी वर्तमान समय तक इस भोजशाला पर विवाद है दो समुदायों के बीच। ये मंदिर है, सॉरी पाठशाला था और मस्जिद था। अभी ये मामला कोर्ट में चल रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही कोर्ट ने मुस्लिम समुदाय को भी वहाँ नमाज पढ़ने का एक निश्चित समय दिया है कि भाई आप 1 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में यहाँ नमाज पढ़ सकते हो, बाकी हिंदू अपने वो। तो इस तरह के संस्कृत पाठशाला भी इन्होंने बताया था, जो आज भी वर्तमान में काफ़ी विवादित है, इसलिए अभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। इसके अलावा इन्होंने सरस्वती का एक मंदिर भी बनवाया था, सरस्वती माता, और इस मंदिर में वाग देवी की मूर्ति स्थापित किया था। वाग देवी की मूर्ति, ये है वाग देवी की मूर्ति। इसी ने बनवाया था, राजा भोज ने इस मूर्ति को बनवाया था। इस मूर्ति, यह मूर्ति देखो कितना आज भी कितना महत्वपूर्ण है। इस मूर्ति का महत्व समझ सकते हो आप कि जो हमारे देश में जो सबसे बड़ा शिक्षा और साहित्य में जो सबसे बड़ा पुरस्कार दिया जाता है, ज्ञानपीठ पुरस्कार, उस ज्ञानपीठ पुरस्कार में इन्हीं देवी का चित्र है। ज्ञानपीठ पुरस्कार में भी वाग देवी का ही चित्र है, और ये वाग देवी वही है जो राजा भोज ने 11वीं शताब्दी में बनवाया था। हमें राजा भोज के बारे में, है ना, अबुल फजल जो कि अकबर के दरबारी है, समझो अबुल फजल, है ना, जिसने आईने अकबरी की रचना की है, इसमें वो कहता है कि राजा भोज के दरबार में 500 विद्वान रहते थे। 500 विद्वान, आईने अकबरी से पता चला, जबकि आईने अकबरी काफी बाद का रचना है, अकबर के समय 16वीं सदी का, और ये 11वीं सदी का राजा। 500 साल बाद ये अपनी पुस्तक में इस तरह की बात कहता है। तो आप समझ सकते हो कि बहुत बड़े ये विद्वान राजा भी थे। राजा भोज खुद बहुत बड़े विद्वान भी थे, खुद भी बहुत बड़े विद्वान थे। इन्होंने कई सारे पुस्तकों की रचना की, कई सारे पुस्तकों लिखा है। इसमें सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है सम्रांगण सूत्रधार। सम्रांगण सूत्रधार बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है। मैंने मंदिर स्थापत्य पर रिसर्च किया था, तो उस समय मुझे ये पुस्तक पढ़ने का अवसर मिला था। अर्थात यह पुस्तक स्थापत्य है ना, वास्तुशिल्प पर आधारित है। वास्तुशिल्प आज भी जब मंदिर की स्थापना किस तरह से किया जाए, किस तरह का मंदिर कहाँ स्थापित किया जाए, मंदिर की रचना किस प्रकार हो, तो आज भी आर्किटेक्ट जो है वो सम्रांगण सूत्रधार को फॉलो करते। तो राजा भोज बहुत बड़े आर्किटेक्ट भी होंगे, तभी तो इतने में। इसके अलावा इन्होंने आयुर्वेद पर भी पुस्तक लिखा है। सोचो मतलब कितने बड़े विद्वान थे। आयुर्वेद सर्वस्व नामक पुस्तक, चारु चर्चा, विद्या विनोद, युक्ति कल्पत्रु, ये सब इनकी द्वारा रचित पुस्तकें हैं। युक्ति कल्पत्रु, सिद्धांत संग्रह, योग सूत्र वृत्ति, ये सब राजा भोज के द्वारा, एक राजा के द्वारा लिखित पुस्तक है। आप समझ सकते हैं ये राजा कैसा था। योद्धा तो था ही, देखा हमने अभी, और साथ में इतने बड़े विद्वान। इन्होंने एक पुस्तक लिखी है शालिहोत्र, जो अश्व चिकित्सा पर आधारित है। शालिहोत्र
इनके कई सारे पुस्तक और सभी प्रसिद्ध हैं, जैसे कि मैंने बताया सम्रांगण सूत्रधार, वास्तुशास्त्र, शिल्पकला पर बहुत ही सम्रांगण सूत्रधार। तो राजा भोज बहुत बड़े विद्वान, बहुत बड़े योद्धा, बहुत बड़े निर्माता भी थे। राजा भोज ने भी कई युद्ध किए, कई राजवंशों के खिलाफ युद्ध किया, उसमें विजय मिला, परंतु चंदेल शासकों के साथ जब युद्ध किया तो उसमें राजा भोज परास्त हुआ और मारा गया। चंदेल शासक, चंदेलों के साथ युद्ध में चंदेल शासक विद्याधर के विरुद्ध युद्ध में राजा भोज परास्त हुआ था। और कहते हैं कि जब राजा भोज की मृत्यु हुई तो सरस्वती रूठ कर चली गई, अर्थात ज्ञान विज्ञान का जो आश्रय था वो निराश्रय हो। और राजा भोज की मृत्यु के साथ ही परमार वंश कमजोर हुआ और फिर